देशवासियों नमस्कार। ना इस जहां की बात, ना उस जहां की बात, ना आज की बात, ना कल की बात, केवल कोरोना की बात। मैं प्रेम दुकांती न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। देशवासियों, सबसे बड़ा जो सवाल है कि कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन हमने थोड़ी सी इसकी समीक्षा की। पूरे विश्व में ये जो महामारी है धीरे 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 महाप्रलय की ओर बढ़ रही है, लेकिन भारत देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विवेक से, अपने एक तरह से दूरदर्शिता से इसको बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है। और उनके इस कंट्रोल करने की कोशिश को WHO के साथ साथ पूरा विश्व सराहना कर रहा है और उनसे मदद भी मांगने की गुहार कर रहा है। लेकिन साथियों, एक बड़ा सवाल है जो हम आपके सामने बताना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कोरोना की भारत देश में किस तरह से सिलसिलेवार उसकी आवाजाही हुई, उसकी प्रगति हुई, किस तरह से वो पनपा, किस तरह से उसको पानी दिया गया, किस तरह से उसको नज़रअंदाज किया गया। और मैं ये बात इसके लिए जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके पूर्व थोड़ा सा निर्णय लिया होता तो शायद आज और बहुत सारी संभावनाएं जो हम कोरोना के बारे में देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, और वो हमें कम सुनने और दिखाई पड़ती। शायद कुछ लोगों की मृत्यु दर में और कमी आ जाती। देशवासियों, BBC न्यूज़ के मुताबिक जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक विदेशों से लगभग 336 फ्लाइट भारत आई, जिसमें चीन, ईरान और इटली खास करके अपने नागरिक लाने के लिए प्लेन भेजे गए थे। ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल पैदा करता है। दूसरा साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27/3/2020 के दैनिक जागरण के समाचार पत्र में, जो वो समाचार पत्र ने जिसमें विदेश मंत्रालय के लव अग्रवाल और डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर के बयान से छापा है कि इस दिन तक तकरीबन 64,000 लोग विदेश से भारत देश वापस आए। इसके अलावा एक और बड़ी बात इसमें जुड़ी हुई बात है कि उन 64,000 में से महज केवल 8,000 लोगों को अलग थलग रखा गया। बाकी कम्युनिटी सर्विसेज में थे जिनकी संख्या 56,000 के करीब थी, और वो अपने अपने घर को चले गए। साथियों, भारत में कोरोना वायरस का सबसे पहला मरीज केरल में 30 जनवरी को मिला, जो कि चीन के वुहान शहर में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा था। भारत वापस आया था। ये थी भारत में पहली मौत कि भारत में चीन के वुहान शहर से 23 जनवरी तक 60 छात्र भारत में बिना किसी जांच के वापस आ गए। जब इस कोरोना वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में जोर पकड़ा तो भारत के करीबन 700 छात्र वुहान में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे। वहाँ खलबली मच गई। ये सभी अपने परिजनों को याद कर अपनी आप बीती बताने लगे। साथियों, ध्यान रहे, ये सभी पूंजीपतियों के बच्चे थे। आनंद फानन में केंद्र सरकार ने एक अपना निर्णय लिया और उस निर्णय के दौरान वुहान शहर में फंसे 700 पूंजीपतियों के बच्चों के लिए हॉटलाइन जारी की, जिनकी कुल संख्या 3 थी। और मैं उन हॉटलाइन संख्या को मैं बताना चाहूँगा। 86186120, 836117, दूसरी 861861095290, 86186120, ये तीनों हॉटलाइन पर चीन के वुहान शहर से तकरीबन 600 फोन आए। 27 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर में फंसे 250 भारत के छात्रों को लाने के लिए एयर इंडिया का बोइंग विमान B747 विमान, 423 यात्रियों की क्षमता वाला विमान भेजा गया। इसके बाद दूसरा एयर इंडिया का विमान 366 छात्रों की क्षमता वाला विमान फिर से बाकी छात्रों को लाने के लिए भेजा गया। इसके साथ 5 डॉक्टर की टीम भी इन छात्रों की मेडिकल जांच के लिए भेजी गई। सवाल यह भी पैदा करता है कि जो 5 डॉक्टरों की जो टीम थी, उनके पास कोरोना के वायरस की जांच करने वाले कौन सी किट थी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। साथियों, चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री के बयान के अनुसार कोई भी भारतीय छात्र इस कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं था। उस वक्त की बात है ये। इसके बाद 30 जनवरी को केरल में पहला चीन वुहान से आए छात्र में कोरोना वायरस का पहला मरीज भारत में मिला था, जिसकी मौत केरल में हो गई थी। इसके बाद दूसरा कोरोना पीड़ित छात्र भी उन्हीं छात्रों से निकला जो चीन के वुहान शहर से डॉक्टर की पढ़ाई करके लौटे थे।
केंद्र सरकार ने तब तक लॉकडाउन नहीं किया था, कोई रेल बस सेवा नहीं रोकी थी। ये सबसे बड़ी उसकी भूल थी। मार्च के दूसरे सप्ताह तक भारत में तकरीबन 133 लग्जरी विमान लैंड किया, जिनका किराया तकरीबन 90 लाख रुपया घाटा आंका गया था। आप सोचिए, जिसमें चीन, इटली, ईरान से बहुत से भारत मूल के लोग भारत वापस आए। 14 दिनों तक सेंटर में रखने के बजाय उनको अपने घरों में जाने दिया गया। याद रहे, उस समय चीन, इटली और ईरान में कोरोना वायरस अपने उफान पे था, लेकिन भारत देश उन सभी यात्रियों को बगैर जांच पड़ताल किए उनको 14 दिन तक आइसोलेशन सेंटर में रखने के बजाय उनको घर जाने दिया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। एक सवाल और भी है, भारत में चुपचाप बिना बताए एनआरआई और उद्योगपति के बच्चों द्वारा लगातार कोरोना वायरस भारत में बड़ी संख्या में प्रवेश करता रहा। जहां सारी दुनिया कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरत रही थी, वहीं 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए। पहला कार्यक्रम गुजरात के अहमदाबाद में एक स्टेडियम में संपन्न हुआ, जहां भारत की नामचीन हस्तियों के साथ लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। ये भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। जो हम आज सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये देश की बहुत बड़ी गलती थी, जिसे नज़रअंदाज किया गया। इस कार्यक्रम को संपन्न करने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पैसा भारत सरकार की कौन सी समिति ने खर्च किया, ये अभी तक इसके सोर्स का पता नहीं लग पाया। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप आगरा के बाद दिल्ली आए। हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी और पूरा शासन प्रशासन, पूरा मंत्रिमंडल बिना किसी मेडिकल सुरक्षा के जाते आते रहे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। जिस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैल रही थी और हम इन सब कामों में लगे थे, जो ये बताता है कि हम इसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं थे। 10 मार्च को होली का त्यौहार था। दैनिक जागरण में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एडवाइजरी जारी की थी कि समाचार पत्र में लिखा था कि कोरोना वायरस जम्मू से केरल तक पसरा है। इस दैनिक जागरण का अपना मत था कि होली जनमानस के लिए साल भर का त्यौहार है, कोरोना वायरस से बिल्कुल भी न डरें। 23 मार्च को केंद्र सरकार ने खुद कहा कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि 13 मार्च को केंद्र सरकार ने ये एडवाइजरी कहां से कौन से आकलन करके जारी की कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं थी। वहीं 13 मार्च को भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की संख्या 60 तक पहुंच गई थी। देशवासियों, 13 मार्च 2020 को कनका कपूर ने कानपुर नगर में अपने मामा के घर में कार्यक्रम किया। 13, 14, 15 मार्च तक उनके कार्यक्रम की पार्टियां चलती रहीं, लगभग 400 लोगों के संपर्क में आई। कितना बड़ा सवाल पैदा होता है। 14 मार्च 2020 को निजामुद्दीन में मरकज में अधिवेशन शुरू हुआ। 15 मार्च 2020 को निजामुद्दीन मरकज का अधिवेशन खत्म हो गया। 16 मार्च 2020 को हिंदू महासभा की तरफ से गौमूत्र पार्टी भी हुई। ये सब सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है। 16 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए। उसके बावजूद भी 17 मार्च 2020 को तिरुपति में 40,000 लोग जमा थे। 18 मार्च 2020 को दूसरे दिन भी तिरुपति में लगभग 40,000 लोग थे। साई मंदिर में भी कुछ ऐसी भीड़ की स्थिति थी। ये सब एक सवाल पैदा तो जरूर करता है। 19 मार्च 2020 को तिरुपति सहित वैष्णो देवी मंदिर बंद कर दिए गए। 21 मार्च तक कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोई कोशिश नहीं की गई। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। मेले और बाजारों का आयोजन होता रहा। पिक्चर हॉल और मॉल सब जनता के लिए खुले रहे, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। साथियों, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। इस दिन भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत जनता से अपील की कि शाम 5 बजे अपने घर में थाली और ताली बजाएं और लोगों का हौसला अफजाई करें। उसके बाद लोगों में हजारों की संख्या में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे, जो कि अपने आप में सवाल पैदा करता है। एक और सवाल पैदा होता है। 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। पूरे मंत्रिमंडल के साथ सरकार बनाते रहे, बातचीत करते रहे। ये भी एक अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान खड़ा होता है। देशवासियों, 23 मार्च 2020 और 24 मार्च के बीच महज 4 घंटे के अंतराल पर 24 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से लॉकडाउन किया गया। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपने सैकड़ों समर्थकों को साथ लेकर अयोध्या में राम मंदिर गए, दर्शन पूजा कर वापस आए। ये भी एक सवाल पैदा करता है। 24 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से लॉकडाउन जब लागू किया जाता है, तब बात हाथ से निकल जाती है। ये सवाल हम आप पर छोड़ जाते हैं
कि भारत देश की तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा किन किन मुद्दों पर बड़ी बड़ी खामियां की गई और वो सिलसिलेवार उसकी डायरी की प्रस्तुति वो इस प्रकार से थी। इसमें आप खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं कि सरकार ने कहां कहां पे बड़े बड़े बिंदुओं पर गलती की। लेकिन अब ये बात बीत गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा अब बहुत आवश्यक है, मैं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और आम नागरिक से अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि अब हम केंद्र सरकार आने वाले भविष्य में कोई भी इस तरह की खामी न करे जिससे 135 करोड़ की आम जनमानस की जो जान है वो हथेली पर रखकर घूमना पड़े। उसके लिए उसे सजग होना पड़ेगा, उसके लिए उसे कठोर प्रबंधन करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल की जो उसकी विवेकशीलता है उसको सक्रिय करना पड़ेगा और सटीक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कोरोना जैसी बीमारी भारत देश से अगर वापस जाती है तो उसके बाद पुनः वो भारत देश में कदम न रख पाए। मैं प्रेम मधुकांति, न्यूज़ 19 से कैमरामैन देव निगम के साथ गाजियाबाद।